करने वाली थी। एक लड़की वेट्रेस की ड्रेस पहने दरवाजे पर दस्तक करके अंदर आई थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि लगभग वहां मौजूद सभी आदमियों की नीयत डगमगा रही थी। इस वक्त थकावट उसके खूबसूरत से चेहरे पर झलक रही थी, लेकिन उसके रूप में फिर भी कोई कमी नहीं थी। वैसे मानना पड़ेगा, इस होटल में खाने के साथ साथ खाना परोसने वाले लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। एक आदमी ने चांदनी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, वाकई यार, मुंह में पानी आ रहा है। देखने में इतना खूबसूरत है तो खाने में कैसा होगा। एक दूसरे आदमी ने ड्रिंक हाथ में लेते हुए इनडायरेक्टली चांदनी को ही कमेंट पास करते हुए कहा था। वो आदमी तो जैसे नजरों से ही चांदनी की बॉडी के हर हिस्से को छू रहा था। चांदनी की यूनिफॉर्म काफी ज्यादा टाइट थी, जिसमें से उसके सभी कर्व्स उभरे हुए थे, जो उसे काफी अनकंफर्टेबल कर रहा था। चांदनी उनके लिए ड्रिंक लेकर आई थी, जैसा कि उसके मैनेजर ने उससे कहा था। वो इन सब की बदतमीजी बस इसीलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि इसके मैनेजर ने ही उसे समझा कर भेजा था कि वो सब शहर की सबसे जाने मानी हस्तियां थीं। इनमें से किसी को भी नाराज नहीं करना था। चांदनी बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रही थी। वहां मौजूद लगभग सभी आदमी उसको देखकर गंदी गंदी बातें कर रहे थे, जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। कम ऑन ब्यूटीफुल, हमारे साथ ड्रिंक करो, एक आदमी ने चांदनी की तरफ गिलास करते हुए कहा, जिससे वो खुद ड्रिंक कर रहा था। नो थैंक यू सर, मेरी ड्यूटी बस आपको ड्रिंक सर्व करने की थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं चलती हूँ। चांदनी ने उस आदमी से 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, अरे कहाँ जा रही हो? जो आग तुमने लगाई है, कम से कम वो बुझा कर तो जाओ। सच कहते हैं तुम्हें भी बहुत मजा आएगा, एक आदमी ने चांदनी की कलाई पकड़ते हुए कहा। वो आदमी इस वक्त नशे में लग रहा था। सभी आदमियों ने धीरे धीरे चांदनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वो काफी ज्यादा बेचैन हो गई थी। तब एक आदमी ने जबरदस्ती उसके मुंह से शराब का गिलास लगा दिया। 2-3 घूंट पीने के बाद जैसे कैसे चांदनी ने उसे गिलास को हटाकर जमीन पर फेंक दिया, लेकिन फिर दूसरे आदमी ने जबरदस्ती चांदनी के बालों से उसे अपनी तरफ खींच उसके मुंह से शराब की बोतल लगा दी। उस आदमी ने आधे से ज्यादा बोतल जबरदस्ती चांदनी के गले से नीचे उतरवा दी थी। चांदनी ने एकदम से उस आदमी को धक्का दिया और जैसे कैसे उन सब की पकड़ से बचती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। अभी उस पर नशा चढ़ा नहीं था, लेकिन उसे जब धीरे धीरे नशा होने लगा था, वो नहीं समझ पा रही थी कि उसे किस तरफ जाना था। आज जिंदगी में पहली बार चांदनी ने नशा किया था, जिससे उसे तो काफी ज्यादा चढ़ गई थी। वो उन आदमियों की पकड़ से बचती हुई टेरेस तक आ गई थी। इस वक्त उसे बहुत चक्कर आ रहे थे, उसके पैर बुरी तरह से लड़खड़ा रहे थे। वो खुद नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही थी। बस अगर उसे कुछ याद था तो वो ये कि उसे उन सब आदमियों के चंगुल से भागना था। लड़खड़ाते कदमों के साथ अचानक से चांदनी स्विमिंग पूल में गिर गई। चांदनी को तो तैरना आता ही नहीं था, इसलिए वो पूरी जी जान लगाकर हाथ पैर चला रही थी ताकि वो डूबे ना, लेकिन नशे में होने की वजह से उससे वो भी ढंग से नहीं हो रहा था। बचाओ! चांदनी ने अपनी सारी एनर्जी लगाते हुए जोर से चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल उसने हाथ पांव चलाना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। उसकी आंखें पानी लगने की वजह से एकदम लाल पड़ चुकी थीं, जो अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी। शायद ये मेरी ही मांगी हुई दुआ का असर है, जो आज मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, चांदनी ने अपने दिमाग में सोचा। उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और बस पानी के अंदर जाने लगी। तभी पानी उछलने की जोरदार आवाज की वजह से उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं। एक परछाई उसे अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। वो इतना तो समझ गई थी कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक आदमी था, लेकिन नशे में होने की वजह से उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी। उस आदमी ने जल्दी से चांदनी को अपनी बाहों में भर दिया और उसे लेकर पानी के ऊपर आ गया। पानी के ऊपर आते ही चांदनी उस आदमी से चिपक गई। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उस आदमी ने चांदनी को पूल से बाहर निकाल लिया। हे मिस, आर यू ओके? उस अनजान शख्स ने चांदनी की तरफ देखते हुए उसकी गाल थपथपाते हुए पूछा। चांदनी अभी भी नशे में धुत थी। उसे तो आवाज भी 4-4 सुनाई दे रही थी, जिस वजह से उसे समझ ही नहीं आया कि सामने वाला उसे क्या पूछ रहा था। तुम सब मुझसे दूर रहो, मुझे छूना मत, नहीं तो जान से मार दूंगी। मैं ड्रेक,
नहीं करती, मुझे छोड़ दो, चांदनी ने नशे में ही बड़बड़ाते हुए कहा। वो आदमी चांदनी की वेट्रेस की ड्रेस और उसकी बातें सुनकर ये तो समझ गया था कि वो किन हालातों से भागती हुई आई थी। उस आदमी को चांदनी को इस तरह होटल में छोड़ना ठीक नहीं लगा, इसलिए वो अपने साथ उसे पार्किंग में ले आया और उसे गाड़ी में लाकर बैठा दिया। पूरे रास्ते चांदनी कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रही थी और अपनी टांगे हवा में लहरा रही थीं, जिससे वो आदमी पूरे रास्ते काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था। गॉड, तुम थोड़ी देर शांत रह सकती हो? बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। उस आदमी ने चांदनी से थोड़ा इरिटेट होते हुए पूछा। मेरा घर कहाँ है? मेरे पास कोई घर नहीं है मिस्टर, मुझे तुम सड़क पर छोड़ दो, चांदनी ने नशे में बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी तो आवाज से ही पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा नशे में थी। दिल तो कर रहा है तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। तुम्हारी सूरत काफी इनोसेंट लग रही है। इवन दो आई एम अ डेविल, पर किसी लड़की को मुसीबत में छोड़ना भी मेरे असूल नहीं। उस आदमी ने चांदनी के मासूम से चेहरे को करीब से देखते हुए मन में सोचा और फिर उसे सीट बेल्ट पहनने लगा। इससे पहले वो आदमी चांदनी को सीट बेल्ट पहनाकर पीछे हट पता चांदनी ने अपने दोनों हाथों से उसकी टाई पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। क्या तुम मेरे राजकुमार हो? क्या तुम मुझे घोड़े पर लेकर जाओगे? माँ कहती थी हर लड़की के लिए उसका एक राजकुमार होता है, लेकिन तुम अभी तक कहाँ थे? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मुझे जिंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स अकेले फेस करनी पड़ी। यू आर लेट मिस्टर। माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे बहुत इंतजार कराया। चांदनी ने छोटे बच्चों जैसे मुंह का पाँव बनाते हुए शिकायत करते बोला। उसके उस मासूम चेहरे और बच्चों जैसी बातों ने उस शख्स के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट ला दी। उसने गहरी सांस भरी और जैसी तैसे अपनी टाई चांदनी के हाथों से छुड़ाकर उसकी तरफ का दरवाजा बंद कर दिया और खुद ड्राइवर सेट पर आकर बैठ गया। चांदनी पूरे रास्ते बच्चों जैसी बातें कर रही थी और थोड़ी देर बाद उसे अपने बदन में इतनी गर्मी महसूस होने लगी कि वो धीरे धीरे अपने कपड़े खोलने लगी। चांदनी को ऐसा करता देख वो इंसान एकदम से हैरान हो गया और उसने गाड़ी एक तरफ लगाकर चांदनी के दोनों हाथ पकड़ लिए। पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? कपड़े क्यों उतार रही हो अपने? उस आदमी ने हैरानी से चांदनी के हाथ पकड़ते हुए कहा। मुझे गर्मी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बॉडी में एक अजीब सी जलन हो रही है। प्लीज मुझे कपड़े उतारने हैं, नहीं तो मैं गर्मी से मर जाऊंगी। चांदनी ने आंसू बहते हुए दर्द भरी निगाहों से उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा। वो आदमी भी समझ गया था कि चांदनी को कोई सिंपल नशा नहीं हुआ था, किसी ने उसे ड्रग्स दिए थे। असल में जिस आदमी ने चांदनी को गिलास से ड्रिंक करवाया था, उसमें उसने कुछ ड्रग्स मिला दिए थे ताकि चांदनी खुद उन सब के करीब आने की जिद करे, जिससे उन सबको अपना काम करने में आसानी हो जाए। देखो, शांत हो जाओ। तुम मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें वहीं छोड़ आऊंगा। उस आदमी ने फिर से चांदनी की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे नहीं जाना वहां, सब लोग मुझे मारते हैं, वहां कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मेरी माँ के जाने के बाद कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया, सिर्फ मेरी माँ ही मुझसे प्यार करती थी। प्लीज मुझे वहां मत छोड़ना, नहीं तो फिर से मुझे मारेंगे। वो लोग बस मुझे नौकरानी मानते हैं, बेटी नहीं, चांदनी ने रोते हुए बोला। उसकी आंखों से गिरता हर एक आंसू उसके दर्द की गवाही दे रहा था। चांदनी के आंसू देख सामने वाले शख्स भी आंखें कुछ नर्म हो गईं, जो तब से उसे इरिटेट होकर देख रहा था। चांदनी तो पहले काफी ज्यादा सिडक्टिव लग रही थी, पर वो आदमी खुद को कंट्रोल करता हुआ उसे घर छोड़ने जा रहा था। चांदनी की बॉडी में हो रही तकलीफ वो समझ पा रहा था। उस इंसान ने गहरी सांस भरी और चांदनी की दोनों हाथों की उंगलियां अपने हाथों में उलझा लीं। उस शख्स ने भी अब और खुद को नहीं रोका और उसने अपने होंठ चांदनी के होठों पर रख दिए। चांदनी तो नशे की हालत में थी, लेकिन उस आदमी को तो जैसे चांदनी का ही नशा हो गया था। चांदनी के थक कर सोने के बाद भी वो आदमी चांदनी में ही खोया रहा। वो रात उन दोनों के लिए बेहद नशीली रात थी। क्या नतीजा होने वाला था इस रात के बाद चांदनी की जिंदगी का? कौन था वो इंसान जिसे चांदनी का नशा सा हो गया था? वो आदमी जिसके साथ वो पूरी रात इंटीमेट हुई थी, वो भी ड्राइवर सीट पर अभी तक बिना कपड़ों के सो रहा था। चांदनी ने एक नजर उस आदमी के चेहरे को देखा
और फिर उसे बीती रात याद आने लगी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने खुद अपने कपड़े निकालना शुरू कर दिया था और उस आदमी को खुद के करीब खींचा था। ये मुझसे क्या हो गया? मैं कैसे? चांदनी ने अपना सर पकड़ते हुए सोचा। उसने फिर जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपनी वही वेट्रेस वाली ड्रेस पहनकर जल्दी से वहां से निकल गई। चांदनी की हालत इस वक्त काफी खराब लग रही थी और वो अपनी हिल्स अपने हाथों में पड़कर तेजी से भाग रही थी, मानो उसे डर था कि वो आदमी फिर से उसके सामने आ जाएगा। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास जो एक चीज बची थी वो भी कल रात मैंने नशे की हालत में गवा दी, मेरी इज्जत। चांदनी ने पागलों की तरह रोड साइड पर भागते हुए कहा। वो इस वक्त खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी। चांदनी के दिल का दर्द उसकी बॉडी में हो रहे दर्द से भी काफी ज्यादा था। एक वक्त के बाद चांदनी भागती भागती अपने घुटनों के बल बैठ गई। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा पाप कर दिया था मैंने जो मुझे ऐसी सजा दी जा रही है? मुझसे अब ये दर्द और बर्दाश्त नहीं होता। या तो मेरी जिंदगी अब खत्म कर दो, या तो मेरी जिंदगी से ये दर्द खत्म कर दो ताकि मेरे अंदर जीने की कोई इच्छा हो। अगर सच में कोई भगवान है तो आज मेरी बात सुन ले, चांदनी ने रोड साइड पर बैठे हुए चिल्लाकर कहा। चांदनी की जिंदगी जो पहले से ही लाख दुखों से भरी हुई थी, आज उसे बिल्कुल तबाह ही लग रही थी। उसने हर तरह का दुख अपनी जिंदगी में अब देख लिया था, यहाँ तक कि आज उसकी वर्जिनिटी भी वो खो चुकी थी, जो शादी से पहले एक लड़की के लिए कलंक था। वहीं दूसरी तरफ उसे आदमी की आंखें भी अब धीरे धीरे खुलने लगी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी गाड़ी की खिड़की पर नॉक कर रहा था। सर, सर उठिए। गाड़ी की खिड़की पर एक आदमी बार बार नॉक कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और आसपास दिखा। उसे चांदनी कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन उसके चेहरे पर कल रात की यादों से मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और गाड़ी से बाहर आ गया। सर, आप ठीक हैं? कल रात से मैं आपका फोन ट्राई कर रहा हूं, लेकिन आपने उठाया नहीं। आज हमारी सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक से मीटिंग थी। मलंग ने अपने सामने खड़े आदमी को एक बोतल देते हुए कहा, कैंसल ऑल द स्केड्यूल ऑफ दिस वीक। इस वक्त मेरा फोकस बस उसे ढूंढना है। उस आदमी ने भारी सी आवाज में मलंग की तरफ देखते हुए कहा, जो कि उसका मैनेजर था। किसे ढूंढना है सर? आपको जिसे ढूंढना है आप मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैं कुछ घंटे में उस आदमी को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। मलंग ने अपने बॉस की तरफ देखते हुए कहा, उसके लिए तुम्हें कुछ घंटे सब्र करना होगा, क्योंकि मेरे पास उस लड़की के चेहरे के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो पहली इंसान है जिसे एसएसआर ने बिना ग्लव्स के छुआ है। आई गेस शी इज माई सिंडरेला। उस आदमी ने अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहा, जिनसे कल रात उसने चांदनी को छुआ था। सर्वगिन सिंह राजावत उर्फ एसएसआर बैंगलोर का एक ऐसा नाम जिसे सुनने भर से लोगों के ठंडे पसीने छूट जाते थे। राजस्थान का डेविल किंग एसएसआर, जो अक्सर ही लोगों से दूरी बनाए रखता था, क्योंकि उसे कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जैसी भयानक बीमारी थी। वो अगर किसी को भी छू लेता था तो उसकी बॉडी में भयानक रैशेज आना शुरू हो जाते थे। लगभग पिछले 7 साल से सर्वज्ञ हमेशा अपनी बीमारी के चलते लोगों से दूरी बनाए रहता था। कल जब चांदनी को छूने से भी उसकी बॉडी के अंदर कोई एलर्जी नहीं हुई तो वो काफी हैरान था। उसने ग्लव्स पहन रखे थे, लेकिन चांदनी को कपड़े रिमूव करने से रोकते वक्त उसका एक ग्लव भी निकल गया था। लेकिन जब उसने नोटिस किया कि उसे कुछ नहीं हुआ तो एकदम से दंग रह गया। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को छूने से उसके अंदर कल से फिजिकल नीड्स ने भी असर दिखा दिया था। अगर ऐसा है तो सर, मैं उस लड़की को कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। एटलीस्ट आपके क्वालिटी टाइम के चक्कर में मेरी ड्यूटी तो थोड़ी कम होगी, मलंग ने पहले सर्वज्ञ से कहा और फिर अगली लाइन मोह में बड़बड़ाई। आई वॉन्ट हर मलंग। वो मेरी जरूरत है। बस एक मुलाकात में ही मुझे उसका नशा हो गया है। जाओ उस होटल में काम करने वाली सभी लड़कियों की इन्फॉर्मेशन निकालो, सर्वज्ञ ने मलंग को ऑर्डर देते हुए कहा। अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही मलंग उस होटल में काम करने वाली सभी लड़कियों की इन्फॉर्मेशन निकालना चला गया और सर्वज्ञ भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने विला के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ चांदनी जब घर पहुंचे तो उसे अपने घर का माहौल थोड़ा गर्म लग रहा था। चांदनी के डैड इस वक्त गुस्से से लाल सोफे पर बैठे हुए थे। चांदनी अपने डैड से बहुत ज्यादा डरती थी। वो धीरे धीरे कम बढ़ती हुई आगे आ गई। डैड, वो मैं। चांदनी ने अभी इतना ही कहा था कि पूरा हॉल एक थप्पड़ की गूंज से दहल उठा।
इसके अगले ही पल चांदनी जमीन पर आ गिरी। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था? कल मैं तुम्हें एक इंटरव्यू के लिए भेजा था और तुम एक होटल में वेटर बनी घूम रही थी। जरा भी ख्याल नहीं आया कि हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? क्या होगा अगर मीडिया वालों को पता चल गया कि हर्षवर्धन मल्होत्रा की बेटी इस तरह किसी होटल में लोगों को शराब सर्व कर रही थी? हर्षवर्धन ने गुस्से से चांदनी की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, डैड मुझे माफ कर दीजिए। कल असल में इंटरव्यू कैंसिल हो गया था और परसों के लिए शेड्यूल हुआ था। मेरे दोस्त की तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे उसकी जगह काम करना पड़ा, नहीं तो उसका मैनेजर उसे काम से निकाल देता। चांदनी ने जमीन पर गिरे हुए ही नम आंखों के साथ कहा, कैसे भिखारी के साथ दोस्ती डाल रखी है तुमने? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें किसी भी कीमत पर उस कंपनी में जाना ही होगा। तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी मैंने तुम्हें इस घर से बाहर नहीं फेंका, बल्कि पाला है, जिसका एहसान है तुम पर। अगर तुम्हारा सिलेक्शन उस कंपनी में नहीं हुआ तो याद रखना, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। हर्षवर्धन ने आग उगलती आंखों से चांदनी की तरफ देखते हुए कहा और वहां से चला गया। हर्षवर्धन के जाते ही चांदनी फूट फूट कर रोने लगी। वो पूरी उम्र माँ के बिना रही थी, पर पिता के साथ रहते हुए भी उनका प्यार उसे कभी नहीं मिला। इस घर में चांदनी की हालत नौकरी से भी ज्यादा बदतर थी, जिस वजह से उसे घर के नौकर भी उसकी इज्जत नहीं किया करते थे। उसे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता था कि क्या ये सच में उसके ही पिता थे, जिन्हें उस पर कभी रहम ही नहीं आता। अगले ही दिन चांदनी आज इंटरव्यू के लिए आरआर ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज में पहुंच चुकी थी। इस वक्त वो काफी ज्यादा नर्वस थी। बॉस, आपने तो सभी शेड्यूल कैंसिल करने के लिए कहा था, तो फिर अचानक से आपने ये इंटरव्यू क्यों रखा है? मलंग ने सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए पूछा, जो इस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठ पड़े स्टाइल से पेपर वेट घूम रहा था। क्योंकि मेरी तलाश खत्म हो गई थी मलंग, मेरी मूनलाइट खुद चलकर मेरे पास आई है। सर्वज्ञ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ मलंग की तरफ देखते हुए कहा। असल में चांदनी ने इस कंपनी में एज एन इवेंट मैनेजर अप्लाई किया था। कल जब सर्वज्ञ अपने विला वापस गया तो उसे वहां पर ऑफिस से आई हुई कुछ फाइल्स मिली। वो उन फाइल्स को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी खिड़की खुलने से तेज हवा चली और उनमें से एक फाइल अपने आप खुल गई और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। तभी सर्वज्ञ की नजर उस फाइल के पेज पर पड़ी, जो असल में चांदनी का रिज्यूम था। उस रिज्यूम को देखते ही सर्वज्ञ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। उसे बुलाकर लाओ मलंग, सर्वज्ञ ने मलंग की तरफ देखते हुए कहा। सर्वज्ञ की कही बात सुनते ही मलंग बाहर चला गया और कुछ ही देर बाद सर्वज्ञ के केबिन पर दस्तक हुई। उस दस्तक को सुनकर सर्वज्ञ को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक कर रहा हो। कम इन, सर्वज्ञ ने कुछ गहरी आवाज में कहा। न जाने क्यों, पर सर्वज्ञ की आवाज को सुनकर चांदनी की बॉडी में गूज़बम्स आ गए थे। वो थोड़ी नर्वसनेस के साथ केबिन में अंदर आ गई और उसने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। इस वक्त सर्वज्ञ का मुंह दूसरी तरफ था। उसने जानबूझकर दरवाजे की तरफ कुर्सी की पीठ की हुई थी ताकि चांदनी आते ही उसे देख ना सके। गुड मॉर्निंग सर, चांदनी ने थोड़ी घबराहट के साथ सर्वज्ञ को ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, सर्वज्ञ ने एकदम से कुर्सी चांदनी की तरफ घूमते हुए कहा। सर्वज्ञ का चेहरा देखकर तो चांदनी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। वो इस चेहरे को अच्छे से पहचानती थी। ये उसी इंसान का चेहरा था जिसके साथ वो कल पूरी रात मदहोशी में बीता चुकी थी, जिस इंसान से वो कभी नहीं मिलना चाहती थी। वहीं उसके सामने उसका फ्यूचर बॉस बनकर बैठा था। सर्वज्ञ को देखकर उसका ये कंपनी ज्वाइन करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उसे अपने डैड की बात याद थी कि अगर उसने आज ये इंटरव्यू पास नहीं किया तो वो बेघर हो जाएगी। इस वक्त चांदनी के दोनों तरफ ही खाई थी। वो जिस तरफ भी जाती नुकसान होना उसी का था। सर्वज्ञ को अपने सामने देखकर चांदनी बेहद डर गई थी। कहीं सीलन की बूंदें आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। लेकिन वो अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दे रही थी। बड़ी मुश्किल से चांदनी ने खुद को कंट्रोल किया था। वो नहीं चाहती थी कि सर्वज्ञ बीती रात की वजह से उससे कुछ भी पूछे या कुछ भी कहे।
चांदनी ऐसे जता रही थी जैसे वो उसे पहचानती ही नहीं थी। कम हियर एंड सिट, सर्वज्ञ ने चांदनी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। यस सर। चांदनी थोड़ी नर्वसनेस के साथ आगे बढ़ी और उसने सर्वज्ञ के सामने वाली चेयर पर हाथ रखा ही था कि सर्वज्ञ ने उसे रोक लिया। नॉट देयर स्वीट हार्ट। सर्वज्ञ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। चांदनी जो जब से आई थी तब से अपनी नजरें झुकाई खड़ी थी। उसने अब जाकर अपनी नजरें उठाकर सर्वज्ञ की आंखों में देखा, जो उसे अपनी आंखों में कुछ अलग ही चाहतों के लिए घूर रहा था। तो फिर? चांदनी ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। सिट हियर, सर्वज्ञ ने अपनी गोद की तरफ इशारा करते हुए बोला। जी सर, मैं यहाँ पर इवेंट मैनेजर के इंटरव्यू के लिए आई हूँ, ना कि आपकी गर्लफ्रेंड के इंटरव्यू के लिए, जो आप मुझसे ऐसी चीजें करने को बोल रहे हैं। चांदनी ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए सर्वज्ञ की तरफ गुस्से से देखकर कहा। चांदनी की घबराहट धीरे धीरे गुस्से का रूप ले रही थी। आज पहली बार एसएसआर को किसी ने इस तरह उल्टा जवाब दिया था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सर्वज्ञ को गुस्से नहीं आया। अफ, ये अदा कहते हैं ना, जब एक हसीना रूठ जाती है तो और भी हंसी हो जाती है। सर्वज्ञ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ चांदनी को देखते हुए कहा। सर, कैन यू प्लीज बी प्रोफेशनल? जब से मैं आई हूं आप मुझसे अजीब सी बातें कर रहे हैं। प्लीज मेरे काम के रिलेटेड सवाल पूछिए ताकि मैं जवाब दे सकूं। चांदनी ने थोड़ा इरिटेट होते हुए नजरें झुकाकर कहा। तुम्हें पता है तुम्हारा काम क्या है? सर्वज्ञ ने अपनी चेयर से खड़े होकर चांदनी की तरफ बढ़ते हुए कहा। सर्वज्ञ का हर बढ़ता कदम चांदनी की धड़कनें बढ़ा रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने आप पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। सर्वज्ञ चांदनी के पास आकर उसके इर्द गिर्द गोल घूम रहा था और उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, जो चांदनी को काफी अनकंफर्टेबल कर रहा था। जी सर, मुझे कंपनी के सभी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है। और चांदनी ने अभी इतना ही कहा था कि उसे अपने पीछे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, जिससे वो पूरी तरह से कांप उठी थी। गलत कहा तुमने स्वीट हार्ट, क्योंकि यहाँ मैंने तुम्हें इवेंट मैनेजर के रूप में अपॉइंट करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैं तुम्हें ऑलरेडी मेरी बेड पार्टनर अपॉइंट कर चुका हूँ। सर्वज्ञ ने चांदनी की कमर पर अपने दोनों हाथ टिकाते हुए कहा। सर्वज्ञ की आवाज और उसकी बात ने चांदनी के अंदर एक डर बिठा दिया। वो एक झटके से सर्वज्ञ से दूर हो गई। देखिए, मुझे ये घाटिया ऑफर मंजूर नहीं है, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। आई थिंक मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया है, मैं चलती हूँ। चांदनी ने टेंशन से भरे हुए घबराहट भरी आवाज में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तुम एसएसआर को मना नहीं कर सकती, कल तुम खुद मेरे पास आओगी स्वीट हार्ट। सर्वज्ञ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। तारे ने भी उसकी बात सुन ली थी, लेकिन वो रुकी नहीं, बल्कि जल्दी से सर्वज्ञ के केबिन से बाहर निकालकर भागती आरआर कंपनी की बिल्डिंग से बाहर जाने लगी। वो जल्दी से लिफ्ट में चढ़ गई बिना आसपास देखे कि लिफ्ट में और कोई भी था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये तुम हो? एक जानी पहचानी सी आवाज चांदनी के कानों में पड़ी। चांदनी ने फिर से घबराहट और हैरानी से अपने साथ खड़े शख्स को देखा। उस शख्स को देखते हैं चांदनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस तनाव भरे हो गए। उस आदमी को देखते ही चांदनी के जख्म हरे हो गए थे। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि चांदनी का एक्स बॉयफ्रेंड विराट था। कॉलेज में 3 साल तक चांदनी विराट के साथ रिलेशनशिप में थी। कॉलेज टाइम में विराट तारों को प्रपोज किया था। चांदनी, जो कि पूरी जिंदगी भर किसी के प्यार के लिए तरसती थी, विराट की 2 मीठी मीठी बातों में आसानी से आ गई। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि विराट सिर्फ उसका फायदा उठाने के लिए उसके साथ था, क्योंकि चांदनी एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और विराट उससे अपने असाइनमेंट और नोट्स पूरे करवाने के लिए उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाए फिरता था। विराट अपने सभी दोस्तों के असाइनमेंट भी उसी से करवाता था। वहीं चांदनी प्यार में अंधी हो सब कर देती थी। विराट उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि वो तो ऑलरेडी किसी के साथ लाइव इन में था। 1 साल पहले ही चांदनी उससे अलग हुई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो दोबारा से कभी विराट से जिंदगी में टकराएगी, लेकिन आज वो फिर से उसके सामने खड़ा था। विराट के चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, बल्कि वो तो चांदनी को ऐसी मुस्कुराहट के साथ घर रहा था जैसे उसकी हालत पर हंस रहा हो। लगता है तुम भी इंटरव्यू के लिए यहाँ आई थी। कोई बात नहीं, अगर मेरी किसी मदद की जरूरत होगी तो बता देना, मैं तुम्हारी सर से सिफारिश कर दूंगा कि वो तुम्हें रख ले।
विराट ने चांदनी की तरफ देखते हुए एक टीजिंग स्माइल के साथ कहा, अपना मुंह बंद रखो और दोबारा से अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी तुम बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़े हो। विराट, यकीन नहीं होता कि तुम जैसे गिरे हुए इंसान के साथ मैंने 3 साल बर्बाद किए। ना तो मुझे तुम्हारे किसी मदद की जरूरत है, ना तुम्हारे सर की। गॉट इट। चांदनी ने गुस्से से विराट पर चलते हुए कहा। चांदनी चाहे इस वक्त काफी परेशान थी, लेकिन वो विराट के आगे अपनी रियल इमोशंस जताकर खुद को उसके सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। चांदनी का ऐसा बिहेव देखकर विराट थोड़ा चौंक गया था, क्योंकि उसने कभी भी चांदनी को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। चांदनी एक बहुत ही शांत और सहनशील लड़की थी, जिसके साथ जितना भी कर लो वो कुछ बोलती नहीं थी। लिफ्ट के रुकते ही चांदनी जल्दी से भागते हुए वहां से चली गई। चांदनी कंपनी से भागते हुए कुछ दूरी पर आ गई। क्यों? इस कंपनी में काम करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। अगर आज मैं इस कंपनी में सिलेक्ट हो जाती तो शायद पापा भी मुझसे थोड़ा इम्प्रेस हो जाते, लेकिन नहीं, मेरी जिंदगी में तो खुशी की एक लकीर भी नहीं खींची ना आपने। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूं आज। अगर मैं ऐसे वापस घर गई तो पापा और नाराज हो जाएंगे। क्या जवाब दूंगी उन्हें कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा? चांदनी ने रोते हुए कहा। उसे इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी किस्मत पर हंसे या रोए, क्योंकि उसकी किस्मत ने तो जैसे उसकी जिंदगी का मजाक ही बना दिया था। इतनी बड़ी दुनिया में उस रात वो उस इंसान के नजदीक चली गई जिसकी कंपनी में काम करना उसका सपना था। आज अगर वो उस कंपनी में काम के लिए गई तो उसे एसएसआर की बेहुदा शर्त को मानना पड़ता। वही उसकी उस कंपनी में उसका वो अतीत था जिससे वह दूर भाग रही थी। विराट। वहीं अपने ऑफिस में सर्वज्ञ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ अपनी कुर्सी पर आंखें बंद करके सर रखा हुआ था। उसकी नजरों के सामने चांदनी का चेहरा मंडरा रहा था। तुम्हारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। एसएसआर जिस चीज को चाहता है उसे हासिल करके ही छोड़ता है। सर्वज्ञ ने एक डेविलिश स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलते हुए कहा, जिनमें इस वक्त जुनून भरा हुआ था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और मलंग अंदर आया। बॉस, आपने जैसा कहा था वैसा हो गया है, मलंग ने सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए कहा। गुड, अब बस थोड़ी देर और फिर मेरी मूनलाइट मेरी बाहों में होगी, सर्वज्ञ ने अपने हाथों को देखते हुए कहा, जिसे कुछ देर पहले उसने चांदनी की कमर को छुआ था। वो जानता था कि चांदनी की कमर को छूते ही उसके अंदर फिर से एक आग सी लगना शुरू हो गई थी, जिसे अब बस चांदनी ही बुझा सकती थी। लगता है आपको उस लड़की से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, इसलिए तो आप। मलंग ने इतना ही कहा था कि सर्वज्ञ ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। एसएसआर की जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है मलंग। वो लड़की मेरी जरूरत है और बस मेरा नशा है। प्यार के बिना इंसान रह सकता है, लेकिन जिस चीज का नशा लग जाए उसके बिना नहीं। नाउ गेट लॉस्ट। सर्वज्ञ ने चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदलते हुए कहा। मलंग थोड़ा डर गया और उसी वक्त केबिन से हवा की तरह गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ जब चांदनी घर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। तभी उसके दिमाग में सर्वज्ञ के कहीं बात आई कि वो खुद उसके पास आएगी। आई नो, ये सब तुम्हारा किया धरा है सर्वज्ञ सिंह राजावत, चांदनी ने आंखों में आंसुओं लिए गुस्से से कहा। आखिर ऐसा क्या किया था सर्वज्ञ ने चांदनी के परिवार के साथ? क्या चांदनी मां लगी अपने परिवार की मदद करने के लिए सर्वज्ञ की बात और बन जाएगी उसकी बेड पार्टनर? चांदनी के घर पुलिस आई हुई थी और वो लोग उसके पापा को हथकड़ियां पहनाकर अपने साथ ले जा रहे थे। कई मीडिया वाले भी वहां इस वक्त मल्होत्रा खानदान की इज्जत उछाल रहे थे। चांदनी इतना तो समझ गई थी कि ये सब सर्वज्ञ का किया धरा था, लेकिन वो जानना चाहती थी कि आखिर उसके पापा को किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा था। इसलिए वो भागती हुई अपने पापा के पास आ गई। पापा, छोड़िए इन्हें, आप लोग क्यों इन्हें लेकर जा रहे हैं? चांदनी ने आंसू बहाते हुए पुलिस वालों की तरफ देखकर पूछा। इन पर पूरे 100 करोड़ के घोटाले का केस हुआ है। अब हटिए, सामने से कोई भी बात करनी होगी तो अब सीधा पुलिस स्टेशन आ जाइए, पुलिस ऑफिसर ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा और फिर हर्षवर्धन को अपने साथ लेकर जीप में बिठा लिया। पापा, चांदनी ने रोते हुए कहा और घुटनों के बल बैठ गई। बेशक हर्षवर्धन से उसे नफरत और कड़वे शब्दों के सिवा कुछ नहीं मिला था, लेकिन फिर भी थे तो वो चांदनी के पिता ही।
अभी यूं बैठकर नकली आंसू बहाना बंद करो तुम। हम भी जानते हैं कि तुम्हें इस परिवार की कोई चिंता नहीं है। तुम्हें पता है पुलिस वाले कहकर गए हैं कि पापा को उम्र कैद की सजा होगी। गीतांजलि ने चांदनी की तरफ देखकर कहा। गीतांजलि आहूजा चांदनी की सौतेली बहन थी, जो कि उम्र में उससे बड़ी थी, क्योंकि हर्षवर्धन ने जब चांदनी की मां से शादी की थी तो वो पहले ही शादीशुदा था। चांदनी की मां की मौत के बाद वो अपनी पहली पत्नी और बेटे गीतांजलि को अपने साथ ही इस घर में ले आया। इसके बाद उन सब ने मिलकर चांदनी को बस एक नौकर के सिवाय और कुछ नहीं समझा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गीतांजलि? वो मेरे भी पापा हैं। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं पापा की बेल करवाकर ही रहूंगी। चांदनी ने जमीन से खड़े होकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो प्लीज करो। मेरे पास इस दुनिया में हर्ष के अलावा और कोई भी नहीं है। अगर तुम ऐसा कर पाई तो वादा करती हूँ अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगी। नीलम जी ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा, माँ आप ये क्या कह रही हैं? आपको लगता है कि ये नकारा लड़की पापा की बेल करवा पाएगी? आपको ही कुछ करना होगा। इस लड़की को मैं अपनी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाली। गीतांजलि ने मुंह बनाते हुए अपनी मां की तरफ देखकर कहा, ये घोटाले का केस है बेटा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं बस इतना जानती हूँ कि उन पर किसी ने झूठा केस लगाया है। न जाने उनके खिलाफ ऐसी रिपोर्ट किसने दर्ज करवा दी। नीलम जी ने परेशान चेहरे के साथ सोते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं पापा को लेकर ही वापस आऊंगी। आप दोनों प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। चांदनी ने कहा और भागती हुई घर से बाहर चली गई। चांदनी इस वक्त बेहद परेशान थी, क्योंकि चाहे उसकी फैमिली ने उसके साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन आखिर था तो वो उसका परिवार ही, जिन्हें वो कभी भी परेशान नहीं देख सकती थी। वो थोड़ी देर में फिर से आरआर इंडस्ट्रीज पहुंच गई और भागती हुई सरवंज के केबिन की तरफ चली गई। कुछ ही देर में वो सरवंज के केबिन के बाहर खड़ी थी और उसने उसके केबिन के दरवाजे का हैंडल कस के पकड़ लिया। उसने अपना हाथ केबिन के दरवाजे के हैंडल पर कसते हुए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। मैं तो पहले से ही बर्बाद हो चुकी हूं, लेकिन अब अपनी फैमिली पर कोई काला साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं जानती हूं मेरा ये कदम खुदकुशी की तरह ही है, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे चाहे तबाह ही क्यों ना होना पड़े, पर इस परिवार को मैं बचाऊंगी। इसके बाद चांदनी ने अपनी आंखें खोलीं और झटके से दरवाजा खोलते हुए केबिन के अंदर आ गई। सर्वज्ञन, जो आंखें बंद करके कुर्सी पर सर टिक कर बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। मिस्टर राजावत, मैं जानती हूँ मेरे पापा को जेल पहुंचाने वाले आप ही हैं। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, पर प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए। चांदनी ने सर्वज्ञ की तरफ बढ़ते हुए परेशानी भरी आवाज में कहा। सर्वज्ञ ने अपनी आंखें खोलकर चांदनी की तरफ देखा, जो बिल्कुल उसके सामने ही खड़ी थी। चांदनी की आंखें इस वक्त आंसुओं से भरी हुई थीं। न जाने क्यों, पर उसके इन आंसुओं को देखकर सर्वज्ञ को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। तो मिस मल्होत्रा, आखिर आ ही गई आप। अगर आपने पहले मेरी बात मान ली होती तो आपके पापा को इतनी प्रॉब्लम और बदनामी फेस नहीं करनी पड़ती। सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, पर आप अभी प्लीज मेरे पापा को छुड़वा दीजिए। चांदनी ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मिस्टर राजावत, मेरी फैमिली को कुछ मत करिए। अगर पापा को इस तरह से पुलिस ले गई तो मेरी माँ और बहन भी सड़क पर आ जाएंगे। चांदनी ने हाथ जोड़कर सर्वज्ञ के आगे रिक्वेस्टिंग टोन में कहा। इस वक्त सर्वज्ञ के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अपना फोन उठाया और एक मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। तुम्हारे पापा 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, सो अब तुम्हारी फैमिली सेफ है, बट नॉट यू स्वीट हार्ट। सर्वज्ञ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। चांदनी की तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो अपनी नजर उठाकर अब सर्वज्ञ की तरफ देखें। सर्वज्ञ ने अपना हाथ आगे बढ़कर चांदनी की कलाई पकड़ ली, जिस पर चांदनी पूरी तरह से कांप गई थी। उसने हिम्मत करके सर्वज्ञ की निगाहों में देखा, जिनमें उसके लिए डिजायर्स साफ नजर आ रही थीं। सर्वज्ञ ने एक झटके के साथ चांदनी को अपनी गोद में बिठा लिया। तभी चांदनी की दर्द के मारे एक आह निकल गई। चांदनी की आह सुनकर सर्वज्ञ ने उसकी तरफ जुड़ी हुई आईब्रोज से देखा। इस वक्त चांदनी की आंखें दर्द से बंद थीं और उसके चेहरे को देखकर वो समझ पा रहा था कि इस वक्त चांदनी बेहद तकलीफ में थी। क्या हुआ स्वीटहार्ट?
सर्वज्ञा ने चांदनी की तरफ देखते हुए सवालिया निगाहों से पूछा, वो मेरी टांगे। चांदनी ने हल्का लाल होते हुए हिचकिचाहट के साथ बस इतना ही कहा, मुझे देखने दो अपनी कलाकारी। वैसे भी अब तो मैं तुम्हें रोज बिना कपड़ों की देखने वाला हूं, तो फिर कैसी शर्म। इन निशानों को देखकर पता चल रहा है कि वो रात काफी जुनूनियत भरी थी। सर्वज्ञ ने चांदनी के करीब आकर धीमी सी आवाज में कहा, जिससे चांदनी के तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। चांदनी इस वक्त बहुत ज्यादा हिचकिचा रही थी। उस रात तो उसने नशे की हालत में अपनी सारी हदें पार कर दी थीं, लेकिन आज इस तरह पूरे होश में किसी के सामने बिना कपड़ों के होना उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। मिस्टर राजावत, आप प्लीज पहले लाइट्स ऑफ कर दीजिए। चांदनी ने अपने होंठ काटते हुए हिचकिचाहट भरी आवाज में सर्वज्ञ से दूसरी तरफ देखते हुए कहा। उसने जब से अपने कपड़े उतारे थे तब से एक बार भी नजरें उठाकर सर्वज्ञ की तरफ नहीं देखा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो इस हालत में उससे नजरें मिलाए। लाइट्स ऑफ कर दूंगा तो फिर तुम्हें देखूंगा कैसे, स्वीट हार्ट? तुम में अब ऐसा क्या है जो मैंने छुआ नहीं है, जो मैंने देखा नहीं है? रिमूव एवरी क्लॉथ फ्रॉम योर बॉडी, सर्वज्ञ ने बेड पर बैठते हुए गहरी आवाज में कहा। सर्वज्ञ की बात से तो चांदनी की सांस गले में ही अटक गई थी और उसे उस रात की थोड़ी धुंधली सी यादें याद आने लगीं। उन यादों को याद करते ही चांदनी एकदम से लाल पड़ गई थी और उसकी बॉडी से हिट निकलने लगी थी, क्योंकि उसे याद था कि उस रात नशे में वो दोनों कितने ज्यादा वाइल्ड हो गए थे। चांदनी ने फिर खुद की हड़बड़ाहट को संभाला और अपने बाकी के कपड़े उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही सर्वज्ञ ने उसका हाथ पकड़ लिया। चांदनी सर्वज्ञ के ऐसा करने से एकदम से चौंक गई और उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगी। जब मैंने तुमसे इन्हें निकालने को कहा, तुमने वैसा नहीं किया, इसलिए अब मैं खुद इन्हें निकाल लूंगा। सर्वज्ञ ने चांदनी के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा। मैं करती। चांदनी ने इतना ही कहा था कि उसे अपनी पीठ पर सर्वज्ञ का ठंडा हाथ महसूस हुआ, जिससे उसकी पूरी बॉडी सिहर गई। चांदनी के दिल की धड़कन अब धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे सर्वज्ञ का हाथ उसकी पीठ पर चल रहा था। उसकी सांसें सूख रही थीं। अगले ही पल चांदनी को अपनी कपड़े अपनी बॉडी से अलग होती महसूस हुई, तो उसने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए बेडशीट अपनी मुट्ठी में भर ली। सर्वज्ञ ने खुद उसके बचे कपड़े निकालकर उसे बेड पर लिटा दिया। चांदनी का दिल अब हद से ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी इस वक्त काफी दर्द में थी और अभी के लिए किसी के साथ हम बिस्तर होने के लिए तैयार नहीं थी। साथ ही होश में आज चांदनी का फर्स्ट टाइम था, जो उसके दिल को और बेचैन कर रहा था, जिस वजह से चांदनी अपने होंठों को काट रही थी। सर्वज्ञ ने चांदनी के होंठों पर अपना अंगूठा चलाते हुआ कहा, क्यों इन्हें टॉर्चर कर रही हो? उसके लिए अब तुम्हारे पास मैं हूं, स्वीट हार्ट। सर्वज्ञ की बात सुनकर चांदनी ने अपने होठों को काटना बंद कर दिया और चादर को कसकर अपनी मुट्ठी में भरते हुए गहरी सांस लेने लगी। सर्वज्ञ को चांदनी के चेहरे पर ये बेचैनी एक अलग ही सुकून दे रही थी। अगले ही पल चांदनी की आंखें हैरानी से खुल गईं, जब उसे अपनी बॉडी पर कुछ ठंडा लिक्विड सा महसूस हुआ। उसने खुद को देखा तो सर्वज्ञ अपनी दी हुई लव बाइट्स पर हल्के हल्के ऑइंटमेंट लगा रहा था। चांदनी थोड़ी हड़बड़ाकर बेड पर बैठने ही लगी थी कि सर्वज्ञ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दोबारा से बेड पर लेटा दिया। डोंट मूव स्वीट हार्ट, मुझे मेरे काम में इंटरप्शन पसंद नहीं है, सर्वज्ञ ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। इस वक्त उसकी निगाहें बस चांदनी के बदन पर थीं और ध्यान उसके जख्मों पर मलहम लगाने पर। चांदनी के बॉडी में तो एक अजीब सी सनसनी दौड़ रही थी, क्योंकि उसे सर्वश मलहम लगाते वक्त हर जगह छू रहा था। उसके शर्म से लाल और गर्म बदन पर ठंडी ऑइंटमेंट उसकी बॉडी में जैसे बिजली दौड़ा रही थी। वो अपने बदन पर सर्वज्ञ की ऐसी इंटेंस निगाहें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सर्वज्ञ के हाथ जब उसके थाइज पर ऑइंटमेंट लगाते हुए ऊपर को बढ़ रहे थे, तो चांदनी की सांसें अटकने को थीं। मिस्टर राजावत, आगे मैं लगा लूंगी। चांदनी ने एकदम से बैठते हुए सर्वज्ञ का हाथ पकड़ घबराहट के साथ कहा, तुम कुछ नहीं करोगी स्वीट हार्ट। आज से तुम्हारे इस बदन पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ एसएसआर का। इस बदन पर घाव देना और मरहम लगाना दोनों ही सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा। योर बॉडी इज ओनली माइन नाउ। सर्वज्ञ ने हल्के से चांदनी के बदन पर अपना हाथ चलाते हुए कहा। चांदनी सर्वज्ञ की आंखों में खुद के लिए लस्ट और डिजायर्स देख रही थी।
वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सर्वज्ञ असलियत में था कैसा इंसान। एक तरफ सर्वज्ञ को सिर्फ उसके बॉडी से मतलब था, लेकिन दूसरी तरफ वो उसकी दर्द की परवाह करके उसे मरहम भी लग रहा था। चांदनी चाहकर भी उसे नफरत से नहीं देख पा रही थी, क्योंकि वो उसकी जिंदगी का पहला इंसान था जिसने उसके जख्मों पर मरहम लगाया था। वरना आज तक तो जिंदगी ने बस उसे जख्म ही दिए, और हर इंसान जो उसकी जिंदगी में आया उसने उसके जख्मों को खरोदने का काम किया था। चाहो घर जाकर अपने पापा को देख लो स्वीटहार्ट, अभी तो जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, सर्वज्ञ ने गहरी सी आवाज में चांदनी की आंखों में देखते हुए कहा और खड़ा होकर रूम से निकल गया। चांदनी उसे जाता हुआ बस एकटक देखती रही। उसके दिल में सर्वज्ञ को लेकर काफी सवाल थे। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में चांदनी के माँ बाप परेशान चेहरा लिए बैठे हुए थे। आखिर ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है? पहले घोटाले का केस और अब कुछ इन्वेस्टर अपने पैसे मांग रहे हैं। आखिर इतनी जल्दी सभी के पैसे लौटना कैसे पॉसिबल है? हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी नीलम की तरफ देखते हुए परेशान आवाज में कहा, तुम फिक्र मत करो हर्ष, हम कोई ना कोई रास्ता निकल ही लेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे लिए स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। नीलम ने हर्षवर्धन की पीठ सहलाते हुए कहा, कैसे परेशान ना हो मैं नीलम, तुम ही बताओ, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया है, यहाँ तक कि मुझे एक मर्डर तक नहीं। इतनी आसानी से मैं अपनी मेहनत पर पानी नहीं फिरने दूंगा। हर्षवर्धन ने परेशानी भरी आवाज में दांत भींचते हुए कहा, अगर आप दोनों चाहे तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। गीतांजलि ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए कहा। तभी हर्षवर्धन और नीलम का ध्यान सामने खड़ी गीतांजलि पर गया, जो अभी अभी कमरे के अंदर आई थी। कैसा सॉल्यूशन गीत? नीलम ने गीतांजलि की तरफ देखते हुए पूछा। पता नहीं इसके लिए आप दोनों तैयार होंगे या नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको चांदनी की कुर्बानी देनी होगी। आपके छोटे मोटे इन्वेस्टर से भी कुछ बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जो इस वक्त उसमें इंटरेस्टेड हैं। गीतांजलि ने हर्षवर्धन और नीलम की तरफ देखते हुए पूछा। सभी हर्षवर्धन और नीलम ने एक दूसरे की तरफ देखा। नीलम तो थी ही चांदनी की सौतेली माँ, लेकिन हर्षवर्धन के चेहरे पर भी इस वक्त कोई दुख या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक शैतानी सी मुस्कुराहट थी। वो मरनी नहीं चाहिए, बस उसके अलावा कुछ भी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसके नाम पर है। उसकी माँ काफी चालाक निकाली और उसने ये प्रॉपर्टी मरने से पहले उसके नाम कर दी, और वील में साफ लिखा है उसे कुछ हुआ तो ये प्रॉपर्टी अनाथ बच्चों के भविष्य के लिए ट्रस्ट में चली जाएगी। हर्षवर्धन ने गुस्से से मुठियां कसते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो हर्ष, मैं उस लड़की को मरने नहीं दूंगी। इतने सालों तक हमने उसका बोझ सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी की वारिस है, वरना उसकी माँ के साथ साथ उसे भी नरक पहुंचा देते। नीलम ने चुड़ैल जैसा एक्सप्रेशंस के साथ कहा। उन सबके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि वो जल्द ही चांदनी के साथ कुछ अनहोनी करने वाले थे। वहीं चांदनी, जो इन सब बातों से अनजान उन सबको अपना परिवार माने हुए थी, इन लोगों के लिए उसने खुद के बदन का सौदा भी कर डाला था। उसे जब इस बात का पता चलेगा कि उसके खुद के परिवार वाले ही उसके सबसे बड़े दुश्मन थे, तो उस पर क्या बीतेगी। इतना सब हो जाने के बाद भी क्या चांदनी एक और हादसे को झेल पाएगी, या इस बार उसकी किस्मत उसका साथ देगी। चांदनी जब घर पहुंची तो हॉल में कोई भी नहीं था। कहीं सीलन की बूंदें आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। चांदनी को जब कोई नहीं दिखा तो वो थोड़ा परेशान हो गई। मिस्टर राजावत ने तो बोला था पापा घर आ गए होंगे, तो फिर यहाँ कोई क्यों नहीं है? चांदनी ने मन ही मन सोचा। तभी सामने से एक नौकर रानी आती दिखी तो वो जल्दी से उसके पास चली गई और उसने परेशानी भरी आवाज में पूछा, क्या पापा अभी भी घर नहीं आए? माँ और गीतांजलि कहाँ हैं? तुम्हें नहीं पता है क्या साहब को हार्ट अटैक आया था जब वो लौटे थे? उस नौकरानी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। उस घर के नौकर भी कभी चांदनी से अच्छे से पेश नहीं आते थे, क्योंकि उसकी तो उनसे भी ज्यादा बुरी हालात थी उस घर में। चांदनी बेटी साहब आयुष्मान भारत हॉस्पिटल में है, तुम जाओ उनसे मिल लो। एक बूढ़ी नौकरानी जो उस घर की कुक थी, उन्होंने पीछे से आवाज देते हुए कहा। जी शुक्रिया दादी। चांदनी ने पीछे उन बूढ़ी दादी की तरफ देखते हुए कहा।
इसके बाद वो दोबारा से घर के बाहर जाने को मुड़ गई। शांति बहन, जानती हो आजकल के बच्चे तो देखो, माँ बाप को अकेला छोड़ गायब हो जाते हैं। जब मुसीबत हो फिर चले आते झूठी हमदर्दी दिखाने। एक नौकरानी ने दूसरी की तरफ देखते हुए कहा। सही कहा बहन, आजकल तो सगी औलाद अपनी नहीं। दूसरी औरत ने भी मुंह बनाते हुए कहा। चांदनी जानती थी वो तीनों उसे ही ताने दे रही थी, लेकिन इस वक्त उसके पास किसी पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। वहीं पास खड़ी शांता दादी को तो गुस्सा आ गया। अपना अपना काम करो तुम तीनों, नहीं तो मेम साहब से शिकायत कर दूंगी। शांता दादी ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, जिसके बाद वो तीनों चुपचाप वहां से चली गईं। वहीं चांदनी एक टैक्सी लेकर हड़बड़ी में टेंशन से पागल होती हुई हॉस्पिटल की तरफ चली गई। वो जिस टैक्सी में बैठी थी उसका पीछा एक काली कार कर रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही चांदनी जल्दी से पेमेंट करके हॉस्पिटल के अंदर भाग गई। वहीं उस कार में बैठा आदमी फोन पर किसी को कुछ बता रहा था। सर, वो मैडम अभी भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर चली गई हैं। क्या मैं भी उनके पीछे अंदर जाऊं? उस आदमी ने फोन पर पूछा। बिल्कुल, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि बॉस को उस लड़की की हर एक मिनट की खबर चाहिए। फोन के दूसरे तरफ से आवाज आई। फोन की दूसरी तरफ वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि अरमान था, जिसे खुद शिवांश ने चांदनी पर नजर रखने के लिए बोला था। अरमान का ऑर्डर मिलते ही वो आदमी चांदनी के पीछे चला गया। वहीं हॉस्पिटल के अंदर चांदनी के डैड हर्षवर्धन हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश लेटे हुए थे और उसकी माँ नीलम बेड के पास ही बैठ रो रही थी। गीतांजलि भी वहीं पर थी। चांदनी ने जब ये सब देखा तो वो भागती हुई अंदर आई और उसने अपने डैड का हाथ पकड़ लिया। पापा, पापा क्या हुआ आपको? माँ, पापा को क्या हुआ है? चांदनी ने आंसू बहते हुए पूछा। तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया था तारा। घोटाले के केस के बाद सब इन्वेस्टर अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। हम एक साथ इतने सारे पैसे वापस नहीं कर सकते। कंपनी की हालत वैसे ही खराब चल रही है और अगर ऐसे में ये सब हुआ तो हम सड़क पर आ जाएंगे। नीलम ने आज चांदनी से थोड़ी नरमी से बात करते हुए कहा। अपनी माँ को पहली बार प्यार से बात करता और दुखी देख चांदनी पिघल सी गई थी। वो जल्दी से अपनी माँ की तरफ मुड़ गई और उसने नीलम का हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। इसका कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। हल है, पर अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं लग रहा। गीतांजलि ने नॉर्मली चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। क्या हल है? प्लीज आप मुझे बताओ, मैं कुछ भी करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। मेरे होते मेरा परिवार कभी भी सड़क पर नहीं आ सकता। चांदनी ने गीतांजलि की तरफ देखते हुए कहा। मेरे फ्रेंड के पापा इन्वेस्टर हैं। अगर पापा इस वक्त ठीक होते तो उनसे हेल्प ले सकते थे, लेकिन वो तो इस वक्त अस्पताल के बेड पर पड़े हैं और मुझे बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है। किसी को उनके पास बात करने जाना होगा और उन्हें कन्विंस करना होगा। उनकी प्रोजेक्ट की डील पर साइन मिल गया तो हमारा सारा कर्जा चूक जाएगा। गीतांजलि ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, तुम मुझे उनका एड्रेस दो, मैं उनके पास जाऊंगी। आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं किसी भी तरह उनको कन्विंस कर लूंगी। चांदनी ने गीतांजलि और नीलम की तरफ देखते हुए कहा। क्या तुम सच में ऐसा करोगी? नीलम ने नम आंखों से पूछा। हाँ माँ, मैं करूंगी। मेरे होते हुए ना तो पापा को और ना ही इस कंपनी को कुछ होगा। चांदनी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं तुम्हारे फोन पर एड्रेस सेंड कर दिया है, तुम जाओ। मैं अपनी फ्रेंड को बता दूंगी कि तुम आ रही हो, वो तुम्हें अंकल के पास ले जाएगी। बाय द वे, थैंक यू एंड सॉरी आज तक जो मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम सच में हम सबकी फिक्र करती हो, ये तुमने आज दिखा दिया। गीतांजलि ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। तभी नीलम ने भी चांदनी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और बड़ी इमोशनली कहा, थैंक यू बेटा। चांदनी की आंखों में इस वक्त खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसका परिवार उसे अपना रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो कुछ भी करके ये डील साइन करवा कर लेकर आएगी और गीतांजलि की फ्रेंड के पापा को किसी भी तरह कन्विंस करेगी। इसके बाद चांदनी अपने मन में दृढ़ निश्चय किए कमरे से निकल गई। उसके जाते ही नीलम और चांदनी एक दूसरे को देख तिरछा मुस्कुराने लगे। ये लड़की बिल्कुल अपनी माँ की तरफ सीधी और बेवकूफ है। इतनी आसानी से हमारी बातों में आ गई। इसको मानने के लिए तो मुझे ज्यादा एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ी और बस 2 आंसुओं में काम बन गया। नीलम ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ अपने आंसू पोंछते हुए कहा।
इस लड़की का कुछ तो फायदा हुआ। डैड को डील मिलते ही हमारी कंपनी टॉप की कंपनीज में आ जाएगी। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है। मिस्टर मल्होत्रा इसके मजे लेंगे और हम मिस्टर मल्होत्रा से मिली 400 करोड़ की डील के साथ ऐश करेंगे। गीतांजलि ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा और हंसने लगी। लेकिन अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी तो? हर्षवर्धन, जो अब तक बेहोश होने का नाटक कर रहा था, अचानक से बैठते हुए बोला, आप उसकी फिक्र मत करो, मैंने उसका भी इंतजाम पहले ही करके रखा हुआ है। अब चांदनी चाहे या ना चाहे उसे मिस्टर मल्होत्रा के साथ एक रात बितानी ही होगी। गीतांजलि ने आंखों में अंगारे लिए कहा। गीतांजलि बचपन से ही चांदनी से बेहद नफरत करती थी, क्योंकि हर कोई उसके सामने चांदनी को ही बेस्ट बोला करता था। गीतांजलि हमेशा से ही चांदनी से बेहतर बनना चाहती थी, लेकिन चांदनी हमेशा ही उससे आगे रही। तो एक प्री अप्रूवल पार्टी हो जाए, क्योंकि डील तो फाइनल होकर ही रहेगी। तुम भी जेल से शूट आए हो तो जश्न तो बनता है, नीलम ने हर्षवर्धन की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ ये लोग पार्टी में बिजी थे और वहां बेचारी चांदनी इस फिक्र में डूबी थी कि क्या वो उस आदमी को मना पाएगी। उसे बेहद बेचैनी हो रही थी। लगभग 1 घंटे बाद वो उस आदमी के विला में पहुंच गई। उस विला को बाहर से ही देख चांदनी समझ गई थी उस आदमी के पास पैसा तो था। वो विला का मेन डोर खुला देख अंदर आ गई। उस वक्त में कोई भी नहीं नजर आ रहा था। इतने बड़े विला में कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? चांदनी ने थोड़ा बेचैन होते हुए सोचा। तभी एक लड़की की आवाज उसे सुनाई दी। क्या तुम ही चांदनी हो? चांदनी आवाज सुनते ही पीछे मुड़ गई। एक लड़की जिसकी उम्र चांदनी से थोड़ी ज्यादा थी, इस वक्त शॉर्ट ड्रेस में उसके सामने एक मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। जी मैं ही हूँ। क्या आप गीतांजलि दीदी की दोस्त हैं? चांदनी ने बड़ी मासूमियत के साथ पूछा। वो लड़की देखने में भी गीतांजलि की हमउम्र लग रही थी। उस लड़की ने चांदनी को देखते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। खूबसूरत? तो वैसे तुम हो? अब समझ आया कि वो तुम में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। उस लड़की ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ चांदनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। जी? चांदनी, जिसने कुछ ठीक से सुना नहीं था, उसने सवालिया निगाहों से पूछा। मैंने कहा आओ बैठो, डैड अभी एक मीटिंग में है। उस लड़की ने चांदनी से कहा और उसे अपने साथ काउच पर बिठा लिया। उसने चांदनी को जूस ऑफर किया, जिसे चांदनी ने पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया, पर उस लड़की के दोबारा बोलने पर पी लिया। जूस पीने के कुछ ही देर बाद चांदनी को चक्कर से आने लगे और उसका शरीर एकदम ढीला पड़ गया। अभी चांदनी को किसी ने काउच पर धक्का दे दिया। चांदनी की आंखें अभी भी खुली थीं। उसने जब सामने खड़े शख्स को देखा तो छटपटाने लगी, क्योंकि वो वही आदमी था जो उस दिन चांदनी को होटल में शराब पिलाने की कोशिश कर उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। चांदनी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि वो चाहकर भी हिल ढुल नहीं पा रही थी। उस दिन तो बच गई थी तुम, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आज तुम्हारे शरीर का हर अंग मैं चबा जाऊंगा। मल्होत्रा ने भूखे भेड़िए जैसे चांदनी को देखते हुए कहा। एंजॉय जान, मैं कल मिलती हूँ, उस लड़की ने कहा और घर से बाहर निकल गई। वो लड़की भी मल्होत्रा की अय्याशी का एक जरिया थी। चांदनी की जान सुख रही थी जब मल्होत्रा उसके नजदीक आ रहा था। इस वक्त न जाने क्यों पर उसके दिल में शिवांश का ख्याल था। मल्होत्रा ने आगे बढ़कर चांदनी की टॉप एक झटके में फाड़ दी और इस वक्त वो अपने ब्लैक इनर वेयर में बहुत ज्यादा टिमटिमजी लग रही थी। देखकर ही दिल में आग लग गई। अब तू ही इसे बुझा सकती है, मल्होत्रा ने चांदनी के इमर्जिंग चेस्ट को देखते हुए कहा। उसके हाथ धीरे धीरे चांदनी की बॉडी की तरफ बढ़ रहे थे। चांदनी एक जिंदा लाश की तरह भरी आंखों के साथ उसे खुद की तरफ आता देख रही थी। चांदनी की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। जिंदगी ने एक बार फिर उसके साथ एक घिनौना खेल खेल दिया था। आज दोबारा से वो मौत से बदतर दुख झेल रही थी। क्या चांदनी जान पाएगी अपने परिवार का सच? क्या कोई फरिश्ता जाकर उसे बचा ले गया हो जाएगी वो मल्होत्रा की हवस का शिकार? मल्होत्रा के हाथ इस वक्त चांदनी के कंधे पर चल रहे थे। चांदनी को तो ऐसा महसूस हो रहा था मानो उस पर कोई कीचड़ मल रहा हो। उसे तो अब अपने आप से भी घिन आना शुरू हो गई थी। दूर हटो मुझसे तुम्हें जरा शर्म नहीं आती अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ऐसा करते हुए? किस तरह के आदमी हो तुम? मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आई थी और तुमने ऐसा करके इंसानियत पर ही सवाल उठा दिया है। मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, चांदनी ने मल्होत्रा के चंगुल से छूटने की कोशिश करते हुए कहा।
वो इस वक्त एक पानी से बाहर तड़पती हुई मछली की तरह थी। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी लड़की, मल्होत्रा ने गुस्से से कहा और चांदनी की गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई थी। चांदनी का चेहरा एक तरफ लगा हुआ था और उसकी गाल पर मल्होत्रा की 5 उंगलियों के निशान थे। अब अगर तूने अपनी जुबान खोली ना तो काट डालूंगा। तू मुझे जेल भिजवाएगी। तेरी जैसी कितनी आई और कितनी गई, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं कि मुझे जेल भिजवा जाए। पुलिस वालों का मुंह भी मुझे अच्छे से बंद करना आता है। मल्होत्रा ने गुस्से से चांदनी की तरफ देखते हुए कहा, जानवर हो तुम, जानवर। मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। छोड़ो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। चांदनी ने मल्होत्रा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। चांदनी की आंखें इस वक्त थोड़ी बंद होने लगी थीं, क्योंकि उसे ड्रग्स दिए गए थे। ड्रग्स का नशा धीरे धीरे उस पर भारी हो रहा था। चांदनी मुश्किल से ही अपने हाथ हिला पा रही थी। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उस दिन तो तू मुझसे बच गई थी, देखता हूँ आज तुझे मुझसे कौन बचाता है। पूरे 400 करोड़ दिए हैं मैंने तेरे लिए, मल्होत्रा ने चांदनी के चेहरे के ऊपर झुकते हुए कहा। मल्होत्रा के इतने करीब होने से चांदनी का शरीर डर से कम रहा था। वो चाहती तो थी कि वो मल्होत्रा को खुद से दूर धक्का दे, लेकिन नशे की वजह से उसके शरीर की ताकत खत्म हो चुकी थी। छोड़ दो मुझे, दूर, चांदनी ने लड़खड़ाती हुई आवाज से कह रही थी। मल्होत्रा उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ उसके होठों की तरफ झुक ही रहा था कि चांदनी ने अपना मुंह फेर लिया। मल्होत्रा ने अगले ही पल उसकी गर्दन से उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे किस करने वाला था कि किसी ने उसके बालों से उसे पकड़कर पीछे को फेंक दिया। चांदनी की आंखें, जो मल्होत्रा को करीब आते देखा, बंद हो गई थीं, अचानक से खुल गईं। उसके सामने इस वक्त सर्वज्ञ का गुस्से से लाल चेहरा था। सर्वज्ञ, चांदनी ने सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए आंसू बहाते हुए रूंधे हुए गले से कहा। सर्वज्ञ ने जल्दी से अपना कोट निकाला और चांदनी के ऊपर डाल दिया। उसकी नजर जब चांदनी की गाल पर गई, वो गुस्से से पागल ही हो गया। इसके बाद उसने अपनी गुस्से से लाल आंखों से मल्होत्रा की तरफ मुड़कर देखा। मल्होत्रा की नजर सर्वज्ञ पर गई तो वो डर के मारे कंपने लगा। सर्वज्ञ को इतने गुस्से में अपने सामने खड़ा देखकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके सामने उसकी मौत खड़ी थी। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इसे छूने की? सर्वज्ञ ने गुस्से से चलते हुए कहा और मल्होत्रा की तरफ बढ़ गया। सर्वज्ञ ने गुस्से से मल्होत्रा को किक करना शुरू कर दिया। उसकी किक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मल्होत्रा के मुंह से तो खून निकलना शुरू हो गया था। वही चांदनी अपनी सहमी नजरों से सर्वज्ञ का वो रूप देख रही थी। सर्वज्ञ तभी अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने मल्होत्रा के मुंह पर पंच मारना शुरू कर दिया। सर्वज्ञ के पंच करने से मल्होत्रा तो बेहोश हो चुका था, लेकिन सर्वज्ञ अभी भी गुस्से से उसे पंच कर रहा था। मल्होत्रा इस वक्त खून से सना हुआ था और चांदनी ये सब देखकर काफी घबरा गई थी। उसे तो सर्वज्ञ से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। आज उसे पता चला क्यों लोग उसे डेविल किंग कहते थे। वो यमराज से कम खतरनाक नहीं था अपने दुश्मन के लिए, लेकिन वो जानती थी मल्होत्रा ने जो किया था वो ये ट्रीटमेंट डिजर्व करता था। तभी उसने नोटिस किया कि सर्वज्ञ की तबीयत भी खराब होने लगी थी। वो अपने सीने पर हाथ रख जमीन पर बैठ गया था। सर्वज्ञ जल्दबाजी में निकलते वक्त अपने ग्लव्स पहनना भूल गया था, जिस वजह से मल्होत्रा को छूने से उसकी एलर्जी उस पर असर करने लगी थी। उसके शरीर पर खतरनाक लाल रैशेज आने लगे थे। चांदनी सर्वज्ञ की ऐसी हालत देखकर घबरा गई। उसने हिलने की कोशिश की तो वो काउच से नीचे गिर गई। चांदनी को जमीन पर गिरा देख सर्वज्ञ जैसे कैसे खुद को संभालता हुआ उसके पास आ गया। क्या तुम ठीक हो? सर्वज्ञ ने चांदनी को संभालते हुए कहा और उसे बिठा दिया। चांदनी इस वक्त काफी हैरान थी। सर्वज्ञ की ऐसी हालत थी और वो उसकी फिक्र कर रहा था। आपको ये क्या हो रहा है? चांदनी ने सर्वज्ञ के सीने पर हाथ रखते आधी खुली आंखों से पूछा। एलर्जी, सर्वज्ञ ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। चांदनी को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने सर्वज्ञ को हग कर लिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। सर्वज्ञ का चेहरा इस वक्त चांदनी की गर्दन में छुपा हुआ था। उसने भी अपनी बाहें चांदनी पर कस लीं। सर्वज्ञ को चांदनी की नजदीकियां सुकून दे रही थीं। उसी वक्त किसी के तेज कदमों की आवाज चांदनी के कान में पड़ी और वो थोड़ी घबरा गई।
क्योंकि उसने ऊपर कुछ पहना नहीं था सिवाय इनरवेयर के। सर्वज्ञ समझ गया था कि वहां पर उसी के आदमी आए होंगे। इससे पहले वो आदमी पूरी तरह से अंदर आ पाते, सर्वज्ञ ने जोर से चिल्लाया, वेट आउटसाइड। सर्वज्ञ के चिल्लाने से पूरा हॉल कांप उठा। वो लोग सर्वज्ञ की आवाज सुनकर दरवाजे पर ही रुक गए। सर्वज्ञ ने चांदनी को खुद से थोड़ा दूर किया और अपना कोट उसे पहनाने लगा। उसने पहले ही चांदनी की फटी हुई शर्ट देख ली थी जो पहनने लायक नहीं थी। सर्वज्ञ अपने चांदनी की तरफ देखा जो उसे ही नम आंखों से देख रही थी। उसका दिल चांदनी की हालत पर पिघल सा गया था। मलंग,